अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ तो आज बोलूँगी नहीं, मैं आज सीधा ही शुरू करूँगी। इश्क मेरा जुनून किस्त नंबर 12, अस्कलन सलमा खान। वो इसका सामना नहीं कर पा रहा था, उसके सामने आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जब भी कोशिश करता उसके अल्फाज उसके कानों में आ जाते थे। उस रात उसने तो उसकी मदद ही की थी, लेकिन उसने क्या किया था? उसके किरदार पर वार 2 मिनट में उस लड़की को क्या बना चुका था। वो हंसती मुस्कुराती लड़की, एक ज़िंदा दिल लड़की, अपनी ज़िंदगी से खुश, और अब उसने उसे क्या बना दिया था? वो बस रोती रहती थी। अक्सर वो अपने हाथ 2-3 बार धोया करती थी और फिर भी कहती थी, मेरे हाथ साफ़ नहीं हैं, मैं साफ़ नहीं हूँ, मैं गंदी हो चुकी हूँ। बस उसके यही अल्फाज ब्लैक डेविल को अंदर से खा रहे थे। वो पाकीज़ा थी, मगर वो ख़ुद को अब पाकीज़ा नहीं समझती थी। जिस जगह से उसे लाया गया था, वहाँ पे अच्छी लड़कियाँ जाने का सोच भी नहीं सकती थीं। वो तो वहाँ पर रह कर आई थी। कितने मर्दों की नज़रों में आ चुकी है वो। कितने मर्दों ने उसे देखा है, कितने मर्द उसे छूना चाहते थे, क्या ऐसी लड़की पाकीज़ा है? अच्छा, मैंने ना इसमें क्या नहीं लिखा, मैंने लिखना था। आधी चीज़ें मैं लिखती नहीं हूँ और फिर मैं कहती हूँ, जब मैं लिख लेती हूँ ना और मैं फिर पढ़ती हूँ दोबारा तो उसमें वो चीज़ मिसिंग होती है। मैं कहती हूँ, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, ये होना चाहिए था। और टाइपिंग मिस्टेक तो मैं कहती हूँ। उसे खौफ आने लगा था, उसे खुद से खौफ आ रहा था। उसके साथ क्या हो गया था, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो खुद को नापाक महसूस करने लगी थी, और उसकी ये हालत आदम और रोज़, यहाँ तक कि ब्लैक डेविल से भी नहीं देखी जा रही थी। उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, जो उससे ज़िंदगी की तरफ दोबारा ला सके। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी साइकेट्रिस्ट से उसका राब्ता करके उसका इलाज करवा सकें। मगर पहले उसको मनाना ज़रूरी था। वो खुद को उन अंधेरों में खो चुकी थी, मगर उन लोगों को कैसे भी करके उसे वापस लाना था। और उन लोगों ने सोच लिया था कि वो अब उसे ठीक करके ही रहेंगे। ब्लैक डेविल शर्मिंदगी के ऐसे गड्ढे में जा चुका था जिससे उसका वापस आना नामुमकिन था। रोज़ उसे काफ़ी समझाकर डॉक्टर के पास लाई थी। वो कहती रही कि वो पागल नहीं है। उन लोगों ने भी उसे समझाया था कि वो इसे इसलिए यहाँ नहीं लाए हैं कि वो उसे पागल समझते हैं। वो तो बस चाहते हैं कि उसकी जो तबीयत ख़राब है, एक बार डॉक्टर को दिखा दे, वो मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाए। दानी ने भी उनकी बात मानकर उनके साथ आ गई थी। डॉक्टर ने उन तीनों को बाहर खड़े रहने का कहा और ख़ुद उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई, जिसमें सर पर एक लाइट जल रही थी। वो कुर्सी पर जाके बैठ गई, मगर सामने वाली लाइट उसे उलझन का शिकार कर रही थी। बाहर शीशे से उस पार वो तीनों वजूद उसे बखूबी देख और सुन सकते थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आई और उसके दरमियान टेबल, मतलब उसके और डॉक्टर के दरमियान टेबल रखी थी। उसे साइड पे करके वहाँ कुर्सी लगाकर वो बैठ चुकी थी। दानी ने नासमझी से उन्हें देखा। डॉक्टर ने नरमी से उसका हाथ अपनी हाथ में लिया और उसे तसल्ली देने लगी। यहाँ वो महफूज है। उसके दिल में जो है वो खुल के बता सकती है। जिस खौफ से वो इतने दिनों से लड़ रही है, वो खौफ ख़त्म कर सकती है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर दानी को कुछ इत्मीनान हुआ। अब डॉक्टर ने उसको आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करने का कहा और फिर वो अपने दिल की बातें करना शुरू हुई। क्या नाम है आपका? दानीन मकबूल सादिक। शहर क्यों आई हैं? डॉक्टर बनने के लिए। आपकी फ़ैमिली में कौन है? अम्मा, अब्बा और एक बहुत अच्छी दोस्त।
क्या हुआ था आपके साथ? और इस सवाल पर वो खामोश हो गई। यकदम उसके चेहरे पर परेशानी के बादल आने लगे। उसके माथे पर पसीने की कतरें नमूदार होने लगे। मगर डॉक्टर ने उसे पुरसुकून रहने के लिए कहा। वो काफ़ी घबराई हुई थी और उसकी ये घबराहट और बेबसी उन तीनों के दिलों में तकलीफ़ दाखिल कर रही थी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो किसी ख्वाब की कैफियत में कह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मगर उसे कहना था। मैं अपने कमरे से निकली और उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने कमरे से निकली तो उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थीं और ब्लैक डेविल ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर दीं। उसने गलत किया था। कभी भी उसे अपने काम पर शर्मिंदगी या ज़मीर पर बोझ महसूस नहीं हुआ था, मगर जब से इस लड़की को इस हाल में देखा था तब से वो खुद भी पुरसुकून नहीं रह पाया। डॉक्टर से तसल्लियाँ देकर उसका मामला दरियाफ़्त कर रही थीं। मैंने उनकी मदद की, मगर उन्होंने मुझे उसके आंसुओं में रवानगी आने लगी कि मैं उनको अपनी तरफ माइल करने की घटिया तरीके अपना रही हूँ। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह किसी अमीर लड़के की तलाश में हूँ और उसे अपनी तरफ माइल कर रही हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। मेरा अल्लाह साईं मेरी नीयत जानता है। मेरे दिल से आदम भाई को अपना भाई मानती हूँ और रोज़ को अपनी बहन। मैं वहाँ आदम भाई की वजह से आया करती थी। उसके हाथ कँपाने लगे थे। फिर डॉक्टर ने आगे की बात पूछी। फिर मैं उस घर से निकल गई। मुझे इस शहर के रास्तों का कोई इल्म नहीं था, ना मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं हॉस्टल का रास्ता भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं हमेशा आदम भाई के साथ आया करती थी। उनके होते हुए मुझे कभी रास्ता याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर मैं जब आगे की तरफ बढ़ने लगी तो एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकी और उसमें से चंद लड़के बाहर निकले। मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डालकर पता नहीं कहाँ ले गए। मैं गाड़ी में चिल्लाती रही, मुझे कोई बचा लो। उनमें से एक लड़के ने मेरे चेहरे पर कपड़ा रखा, मीन्स कपड़ा लिखना था, मैंने मार रख दिया, ठीक है, कपड़ा रखा। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो रोते रोते बता रही थी और उसका रोना ब्लैक डेविल का सीना चीर रहा था। कुछ ही घंटे बाद जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे मेरे हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ ही देर बाद मैं पूरे तरीके से होश में आ गई थी। मैं चिल्लाती रही, मैं चीखती रही कि मुझे बचा लो। मैं बस चीखती रही, मगर वहाँ उस अंधेरे के सिवा कुछ भी ना था। उसकी आँखों के किनारे से आंसू बहना शुरू हो गए थे। बाहर खड़े उन 3 वजूद के दिलों में खंजर चल रहे थे। वो तीनों वजूद ही उससे बहुत मोहब्बत करते थे, मगर क्या तीनों? दानीन, आप सच बताएं, पुरसुकून होकर डॉक्टर उसे फिर से समझा रही थी। और कुछ ही देर बाद अंधेरे में से एक वजूद नमूदार हुआ। वो वही था, मैंने उसे पहचान लिया था। वो वही उज़ैर सईद था। और ब्लैक डेविल ने अपने हाथों की मुट्ठी सख्ती से बंद की। रोज़ के आँखों में भी शोले भड़क उठे थे और आदम ने तो सोच लिया था कि उसे ऐसी भयानक मौत देगा कि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं करेगा। वो मेरे करीब आ रहा था। उसने मुझे छूने की कोशिश की। उसके लफ्ज़ उसके हलक से अदा नहीं हो रहे थे। उसने मेरा दुपट्टा उठाकर दूर फेंक दिया। मैं चिल्लाती रही, आदम भाई मुझे बचा लें, अबान मुझे बचा लें, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। और अबान को उस शर्मिंदगी के
और अबान को और शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो उस वक्त भी उसे पुकार रही थी। वो उस वक्त भी उसकी मदद के लिए उस वक्त भी उसे मदद के लिए अपने पास बुला रही थी। और वो जो दुनिया जहाँ के लोगों की मदद करता था, उसकी मदद नहीं कर पाया। मैंने बोतल उठाकर उसके सर पर दे मारी। वो अपना सर पकड़े पीछे हो गया और उसी पल 2 लोग और दाखिल हुए। एक लड़के ने मुझे उसके थप्पड़ मारा, जिससे मैं इसमें टाइपिंग मिस्टेक्स है, मैं पहले ही बता देती हूँ। उस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा जिससे मैं बेहोश हो गई, और फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती। जब मुझे होश आया तो मैं उस कमरे में पड़ी हुई थी। उन्होंने दोबारा कोशिश की थी, मगर मैं हर बार खुद को बचा लेती। मगर उनका छूना मुझे आज भी महसूस होता है। मुझे महसूस होता है कि मैं नापाक हो चुकी हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं अब अच्छी लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। जो लड़की इतने दिन अगवा हुई हो और फिर एक तवाइफ के कोठे पर मिल जाए, वो लड़की अच्छी कैसे हो सकती है? मैं नहीं हूँ अच्छी लड़की। वो बस यही कहे जा रही थी और आदम के सब्र की हद हो गई। वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बहन खुद को ऐसे अलक़ाबात से नवाजे। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर उसे अपने शफ़क़त भरे आगोश में लिया। चुप रहो, तुम अच्छी लड़की हो। मेरी दानी सबसे अच्छी है। मेरी दानी जैसी कोई लड़की है ही नहीं, क्योंकि तुम करोड़ों में एक हो। वो उसे अपने सीने से लगाए उसे तसल्लियाँ दे रहा था। रोज़ भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मुझे आप लोगों से बात करनी है। मेरे कैबिन में आ जाएं। वो डॉक्टर ये कहकर अब बाहर की जानिब चली गई थी। मैं इसे ले जाती हूँ गाड़ी में, तुम लोग बात करके आ जाओ। रोज़ दानी को संभालते हुए अब गाड़ी की तरफ जा रही थी। वो भी डरी सहमी उसके साथ बस चल रही थी। दानी देखें अबान साहब, अच्छा पीछे आवाज़ें आ रही होंगी तो इन आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। देखें अबान साहब, हमने और आपने उनकी सारी बातें सुनी हैं। वो खुद को अच्छी नहीं समझती, और मेरा जितना तजुर्बा है, लोगों के दिलों में अगर ये बात आ जाए कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो लोग खुद को दूर करना शुरू हो जाते हैं उन लोगों से। और एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें मौत आसान लगना शुरू हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो वक्त दानीन के ज़िंदगी में आए। हमें क्या करना होगा डॉक्टर? आदम बेसब्रा होकर पूछ रहा था। वो हरगिज़ दानी को खो नहीं सकता था। आप उनकी शादी करवा दें। शादी? आदम हैरान हुआ था। हैरान तो अबान भी हुआ था, मगर अपने तासुरात पर काबू कर गया था। जी शादी। वो भी मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है, एक मोहब्बत करने वाले शख्स की ज़रूरत है जो उन्हें इस वक्त से निकाल सके, जो उन्हें हर पल ये एहसास दिलाए कि वो एक अच्छी हैं, वो नापाक नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे यही हल सबसे अच्छा लगता है। मैं आपको कहीं ऐसा ना हो कि दानीन की ज़िंदगी में वो वक्त आ जाए कि उसे मौत बहुत आसान लगने लगे, और वो वक्त आने से पहले अगर ये बात मान लें तो उसके हक़ में बेहतर है। और वो दोनों सोच में पड़ गए। अच्छे से लड़के से उसकी शादी कर दें। मगर डॉक्टर, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनके वालिदैन। आदम अभी आगे कुछ बोलने ही लगा था कि डॉक्टर ने बीच में आदम की बात काटी। जिस हाल में वो हैं, आपको लगता है कि उनके वालिदैन उनको देख पाएंगे? और जब उनके वालिदैन को ये हकीकत पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी? इसलिए मेरी बात मानें तो उनकी शादी करवा दें। अगर वो ठीक हो जाएंगी और एक अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तो इससे अच्छा और क्या होगा? और उनके वालिदैन भी तो यही चाहते होंगे ना कि अच्छे से लड़के से उनकी शादी हो जाए।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करके अब अपनी जगह से उठ चुकी थीं और वो दोनों बस डॉक्टर की बात सोच रहे थे। और अगले ही पल आदम के जहन में झमाका हुआ यकदम ब्लैक डेविल की तरफ रुख मोड़ के उससे बताना शुरू हुआ। उसकी बात सुनकर ब्लैक डेविल का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। उसके रंग यकदम बदल गए। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मैं अभी भी कह रही हूँ, पीछे की बातें आप इग्नोर करें क्योंकि पीछे आवाज़ें हैं। अब मैं नहीं बता सकती क्या आवाज़ें हैं, जो भी हैं। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे उस शख्स को ज़मीन में गाड़ दे। यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ख़त्म होता है एपिसोड। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने जब इसको रिकॉर्ड करना था ना, तो इसका आधा एपिसोड मैं PDF में ट्रांसफ़र करी थी, तो वो मुझसे कट गया। और मैं सोच समझ के नहीं लिखती हूँ कि मुझे आगे क्या लिखना है क्या नहीं। मेरे दिल में जो आता है मैं लिखती जाती हूँ। तो मुझे सच में याद नहीं था कि मैंने क्या लिखा था। तो फिर मैंने आज बैठकर इसको कंप्लीट दोबारा किया था। तो यही होगा कि आधा पार्ट था, आधा पार्ट मैंने अभी इससे मिलाया है, तो लग रहा होगा कि कुछ अलग है ये वो। लेकिन अब इतना बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करूँ। और अटकने का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अटकना तो मेरी आदत है और मैं अटकती हूँ क्योंकि मैं लिख लूँ फिर मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिखा है। और उर्दू तो वैसे अच्छी खासी कमज़ोर है मेरी, तो फिर बर्दाश्त करें। बाकी उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा ना भी लगा हो तो तब भी बता दीजिएगा। और मेरी आवाज़ और पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे को मिलेगा और ये बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूँगी, जितना मैं ज़्यादा लिख रही हूँ। तो कैसा लगा कैसा नहीं ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।